नमस्कार, मैं संदीप कुमार न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्या होता है? आपके अध्याय 9 में निर्देशांक ज्योमेट्री टॉपिक को शामिल किया गया है। इससे संबंधित क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं और उन्हें कैसे हल किया जाता है, यानी कि उन्हें सोल्व करने का तरीका क्या है। यहाँ हम प्रश्नावली 9.1 के सभी सवालों को सोल्व करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो सब यहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स थी इसमें या हो सकती थी, वो सब यहाँ से आपकी सोल्व हो जाएंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने इसे ध्यानपूर्वक देखा और समझने का प्रयास किया तो इससे संबंधित जो भी रिलेटेड जो इसके क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप बड़े ही आसानी से सोल्व कर सकेंगे और उन्हें अच्छे ढंग से समझ भी सकेंगे। तो आइए हम यहाँ पे क्वेश्चनों को सोल्व करें। आइए शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री, अध्याय 9 यानी कि चैप्टर नंबर 9। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कहा गया है कि दी गई आकृति से बिंदुओं P, Q, R और S इनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इनके P, Q, R, S के निर्देशांक बताने हैं। हमें पता है कि यह एक x अक्ष है, ये y अक्ष है और जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है और उसे O से लिखा जाता है। इधर x के मान धनात्मक होते हैं, इधर x के मान ऋणात्मक होते हैं। इधर y के मान धनात्मक होते हैं और इधर y के मान ऋणात्मक होते हैं। अब हमें देखिए P बिंदु के निर्देशांक चाहिए। P बिंदु के निर्देशांक तो हम पहले क्या लिखते हैं? पहले हम लिखते हैं x और फिर लिखते हैं y। पहले हम क्या लिखते हैं? x निर्देशांक के लिए और फिर हम लिखते हैं y। तो अब देखिए यहाँ पे P का मान देखिए x यहाँ x अक्ष पर P का मान कितना है? देखिए यहाँ इस तरह से चल रहा है कि 2, यहाँ 4, यहाँ 5। तो इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो यहाँ पे क्या होगा? 5। तो हम क्या लिखेंगे? x के जगह क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे x के जगह 5। ठीक है, बीच में कोमा लगाएंगे। फिर हम देखेंगे y अक्ष पर देखिए 1, 2 और ये होगा कितना? 3, यानी कि 4 और 2 के बीच में जो आएगा वो 3 आएगा। तो y के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 3। ठीक है, और फिर उसे एक छोटे कोष्टक में बंद कर देंगे। ये निर्देशांक लिखने का तरीका है। पहले आप देखिए x अक्ष पर वो बिंदु कहाँ पे आ रहा है और फिर हम देखेंगे कि y अक्ष पर वो बिंदु कहाँ आ रहा है। पहले x लिखेंगे और फिर y लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट Q बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? x अक्ष पर देखिए कि कितना है। x अक्ष पर कितना है? यहाँ पे -4। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे x के अक्ष के जगह -4, बीच में कोमा लगाएंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? y के लिए आप देखेंगे यहाँ पे 6 आ रहा है। इस बिंदु के लिए y का मान कितना आ रहा है? 6। तो इसे क्या लिखेंगे? 4 और 6। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए? -4 और 6 हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कि इस वाले बिंदु में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि बिंदु R के निर्देशांक क्या होंगे। तो R के निर्देशांक के लिए भी सबसे पहले हम x का मान लिखेंगे और फिर y का मान लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना होगा? यहाँ पे देखिए ऋणात्मक चल रहे हैं, यानी कि माइनस में चल रहे हैं। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4। इसका मतलब कि ये कितने हो जाएंगे? -3 कोमा लगाएंगे। उसके बाद y अक्ष पर देखेंगे। y अक्ष पर ये बिंदु कहाँ पे मिल रहा है? -2 पे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -2। ये इसके निर्देशांक हो गए r के। ठीक है, सेम वैसे ही हम s बिंदु पर इसके निर्देशांक निकालेंगे। तो पहले देखेंगे x अक्ष पर। तो x अक्ष पर देखेंगे यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना होगा? 1, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और उसके बाद y अक्ष पर देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा?
-5 आएगा। इसका मतलब तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -5। तो एक समतल में हम निर्देशांकों को पहचान सकते हैं कि निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। किसी भी बिंदु के हम निर्देशांक बता सकते हैं। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु होता तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से मिला के देखेंगे और इसे यहाँ से मिला के देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इसके निर्देशांक x का मान 2 है और y का मान भी 2 है, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, 2 और 2। समझ में आ गया निर्देशांक पहचानना या निर्देशांक किन्हें कहा जाता है। अब देखिए जो ये फर्स्ट, इसके जो 4 भाग बने हैं इसे कहा जाता है फर्स्ट भाग, या इसे कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसे कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट यानी सेकंड भाग, और इसे कहा जाता है थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि थर्ड भाग, और इसे कहा जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि चौथा भाग, या हिंदी में इसे बोलें तो इसे प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है, इसे द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है, इसे तृतीय चतुर्थांश कहा जाता है, और इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है, चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। समझ में आ गया कि यदि आपसे कहा जाए कि भाई फर्स्ट चतुर्थांश में x और y के मान कैसे होते हैं, x और y के मान कैसे होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे x के मान सभी धनात्मक होंगे और यहाँ पे भी y के मान कितने होंगे, धनात्मक। तो इसका मतलब कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है वहाँ x और y के जो मान होते हैं वो सभी धनात्मक होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे x के मान ऋणात्मक हैं और y के मान सभी धनात्मक होंगे, तो इसे क्या करेंगे हम कि द्वितीय चतुर्थांश में जो x और y के मान होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में x के जो मान होंगे वो माइनस में होंगे और जो y के जो मान होंगे वो धनात्मक होंगे, ठीक है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए कि थर्ड चतुर्थांश में, आप यहाँ थर्ड चतुर्थांश में देखेंगे कि y के मान भी माइनस में है और x के मान भी माइनस में है, तो जो थर्ड चतुर्थांश होता है वहाँ पे दोनों ही x और y दोनों के मान ही ऋणात्मक होते हैं, ठीक है, दोनों के मान ऋणात्मक होते हैं। और उसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश में देखेंगे कि यहाँ पे x के मान तो सभी धनात्मक हैं, लेकिन जो y के मान आ रहे हैं वो सभी ऋणात्मक हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें कि यदि आपको बताया जाए कि भाई प्रथम चतुर्थांश में कोई बिंदु है, तो आप बता सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों बिंदुओं के मान जो होंगे वो धनात्मक होंगे। जो थर्ड चतुर्थांश है उसमें दोनों के मान कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे, और आप इसे समझ भी चुके हैं कि कैसे होंगे। इसी तरीके से जो सेकंड चतुर्थांश है उसमें x का जो मान होगा वो तो ऋणात्मक होगा और जो y का मान होगा वो धनात्मक होगा। इसी तरीके से जो चतुर्थ चतुर्थांश है उसमें आप देखेंगे कि जो x का मान है वो तो धनात्मक होगा और जो y का मान है वो ऋणात्मक होगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित निर्देशांकों वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए, यानी कि हमें यहाँ पे इन सभी बिंदुओं को इंगित करना है, यानी कि हमें उन सभी बिंदुओं को यहाँ पे लिखना है। तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट बिंदु है 1 और 2, यानी कि यहाँ पे x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 2। तो हम देखेंगे फर्स्ट जो है कि 1 और 2, यानी कि x का मान 1 होना चाहिए और y का मान +2 होना चाहिए। तो ये दोनों कहाँ पे जाके मिलेंगे, यानी कि यहाँ से ये आ गया यहाँ और ये आ गया यहाँ पे, तो ये जो बिंदु होगा वो होगा 1 और 2। इसके जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 1 और 2। समझ में आ गया कि भाई हमें अगर ये कहा जाए कि भाई इस बिंदु को यहाँ पे इंगित करिए कि ये मूल बिंदु कहाँ पे स्थित होगा, तो हम क्या लिखेंगे कि x देखेंगे, x बराबर 1 है तो यहाँ पे 1 हो गया, और y बराबर कितना था 2, तो y की जगह देखेंगे 2। ये दोनों बिंदु जहाँ मिल रहे हैं वही उसका मूल बिंदु, वही उसका निर्देशांक बिंदु कहलाएगा। दूसरा बिंदु देखिए -1 और 3, यानी कि x का मान हम देखेंगे -1, x का जो मान होगा वो -1 यहाँ होगा और जो y का मान होगा +3, यानी कि वो यहाँ होगा।
तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया यहाँ पे -1 और ये हो गया 3। तो इसका मतलब कि जो ये बिंदु होगा वो क्या होगा, -1 और 3, ये इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, अगला देखिए -2 और -4, यानी कि हमें x का मान भी -2 चाहिए और y का मान -4 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x के मान सभी माइनस में होते हैं, तो यहाँ पे आ गया -2, और देखिए y का मान -4, y का मान -4 यहाँ है। तो देखिए कि यहाँ से लेके आएंगे और यहाँ से मिलाएंगे, तो जहाँ पे ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं वो क्या होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसे लिख सकते हैं -2, यानी कि x का मान -2 और y का मान -4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, x की जगह 3 यानी कि ये, और y की जगह -2 यानी कि y का मान -2 यहाँ पे है और x का मान जो -3 है वो यहाँ पे। ये दोनों बिंदु जहाँ मिल रहे हैं वही उसके निर्देशांक बिंदु कहलाएंगे। इसे लिखा जा सकता है 3 - 2, यानी कि x के लिए मान 3 है और y के लिए -2 है। नेक्स्ट देखिए 2 और 0, x के लिए 2, x के लिए 2 हो गया और y के लिए 0, यानी कि ये बिंदु, ये जो बिंदु होता है ये होता है 0 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x का मान तो कितना है, 2 है, और y का मान 0, यानी कि ये जो बिंदु होगा यहाँ पे x का मान तो 2 होगा और y का मान यहाँ पे होगा वो होगा 0। x का मान 0 और y का मान x का मान 2 और y का मान यहाँ पे 0, ये बिंदु होगा। अब देखिए नेक्स्ट 0 और 3, यानी कि x का मान 0, तो x का मान 0 यहाँ पे होगा और y का मान 3, यानी कि y का मान 3 होगा वो यहाँ पे होगा। तो ये बिंदु जो होगा वो होगा 0 और 3, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0 और 3। समझ में आ गया कि यदि हमें किसी ग्राफ में या किसी समतल में बिंदुओं को इंगित करना हो या उन्हें पहचानना हो तो हम आसानी से उन्हें पहचान सकते हैं। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें कहा गया है कि एक आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए बिंदु 0, 0, बिंदु 3 और 0, बिंदु 0 और 4, इन सभी को आलेखित कीजिए। यदि OPQR, यदि OP और QR एक आयत है तो Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि ये हमारा एक x डैश x अक्ष हो गया, ये y डैश y अक्ष हो गया, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। ठीक है, हमें कहा गया है कि भाई बिंदु O जहाँ पे कि 0, 0 x और y के मान 0 हों। आपको पता है कि जो दोनों अक्ष जहाँ मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है और वहाँ पे उनका मान 0, 0 होता है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो इसके मान होंगे वो कितने होंगे, 0, 0, 0, 0। इस बिंदु के जो जिसे O लिखा जाता है, मूल बिंदु को O लिखा जाता है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0, 0। उसके बाद देखिए इसे हमने लिख दिया O। उसके बाद कहा गया है कि बिंदु P है जहाँ पे x का मान 3 और y का मान 0, यानी कि x का मान तो हो गया 3 और y का मान 0, यानी कि y का मान 0 यहाँ पे होगा। तो इस बिंदु को लिख सकते हैं 3 और 0, इसे लिखा जाएगा 3 और 0। ठीक है, यहाँ पे x बराबर कितना, 3 और y बराबर 0। इस पे y का मान 0 रहेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो x का मान इसके प्रत्येक बिंदु पर जो होगा x अक्ष पर, y का मान जो होगा वो यहाँ पे 0 होगा। तो जब हमने यहाँ पे x 3 किया तो यहाँ पे y का मान तो 0 आएगा क्योंकि ये ऊपर बढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे x का मान 3 और y का मान 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए R, इस बिंदु को नाम दिया गया है P, तो हम इसे नाम दे देते हैं P। ठीक है, उसके बाद R है जहाँ पे x का मान 0 होगा,
तो इसका मतलब कि यहाँ पे x का मान 0 होता है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर x का मान 0 होगा, क्योंकि अगर x इधर बढ़ेगा तो प्लस में बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा तो माइनस में बढ़ेगा। अगर वो इस रेखा पे रहेगा, इस अक्ष पे रहेगा, तो वहाँ पे x का मान हमेशा 0 आएगा। तो x का मान तो 0 हो गया और y का मान 4, तो इसका मतलब कि y की तरफ बढ़ेंगे हम तो यहाँ पे आएगा ये बिंदु, वो बिंदु यहाँ पे आएगा R बिंदु। तो इसे हम लिख सकते हैं इस 0 और 4, 0 और 4, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर ओ पी क्यू कोई बिंदु होगा और आर यदि कोई एक समान कोई चतुर्भुज है, आयत है, तो उस चौथे बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो हम क्या देखेंगे कि हम इस बिंदु को मिलाते हैं, यहाँ से इस बिंदु को यहाँ से मिलाना स्टार्ट करते हैं और हमारे पास एक बिंदु ये है, यानी कि ये आ गया ऐसे। तो ये आकृति क्या हो गई? ये आकृति एक आयत की आकृति हो गई। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। यह एक आयत बन गया भाई। हमने जब ओ पी और इस बिंदु को नाम दिया गया है Q, इस बिंदु को नाम दिया गया है Q, कि यदि इन चारों बिंदुओं को मिलाया जाता है तो एक आयत बनता है, और हम देख रहे हैं कि ये एक आयत बन गया है। तो हमें इस Q बिंदु के निर्देशांक बताने हैं, जो कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। कि यहाँ पे देखेंगे कि x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है 4, तो ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 3 और 4। x की जगह हम लिखेंगे 3 और y की जगह हम लिखेंगे 4। तो यही x के निर्देशांक कहलाएंगे, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? वही सेम बातें जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में करे हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब हम इन सभी पॉइंटों को, इन सभी बिंदुओं को यहाँ पे इंगित करेंगे, और फिर कहा गया है कि इन सभी को जब आपस में मिलाया जाता है तो कौन सी आकृति बनती है। हमें पता है कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु पर जो x और y के मान होते हैं वो 0 और 0 होते हैं। इधर x का मान होगा वो किस क्रम में चलेगा? प्लस, यानी कि धनात्मक में। इसे हम लिख सकते हैं 1, 2, 3 और 4। इधर जो y के मान चलते हैं वो धनात्मक होते हैं, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 0, यहाँ पे x का और y का मान दोनों का 0 होता है। यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये भी चलते हैं माइनस में, तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा और यहाँ पे -4 होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे -1 y का मान, -2 और -3, इस क्रम में ये होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें -1 और 0 देखना है। फर्स्ट -1 और 0, यानी कि 1 का मान x का मान -1 और y का मान 0। इसका मतलब कि यहाँ पे x का मान तो कितना है 0, सॉरी x का मान तो -1 है यहाँ पे, और y का मान यहाँ पे 0 रहेगा। ये जो बिंदु है यहाँ पे, ये बिंदु रहेगा -1 और 0, -1 और 0। यहाँ की x का मान तो आ गया यहाँ पे -1, और जो y का मान होगा वो इस x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु पर 0 होगा, क्योंकि अगर वो इधर बढ़ता है तो प्लस में बढ़ेगा और इधर बढ़ेगा तो माइनस में बढ़ेगा, और यहाँ पे रहेगा इस रेखा पे तो y का मान सदा 0 रहेगा। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया -1 और 0। दूसरा देखिए 1 और 0, यानी कि x का मान तो 1 धनात्मक और y का मान फिर से 0। इसका मतलब कि वो बिंदु होगा यहाँ पे, वो बिंदु होगा यहाँ पे। इसे लिख सकते हैं x का मान 1 और y का मान 0। ठीक है, अब थर्ड देखिए 1 और 1, यानी कि x का मान भी 1 हो धनात्मक और y का मान भी धनात्मक 1 हो। इसका मतलब कि वो बिंदु आएगा यहाँ पे, वो बिंदु आएगा यहाँ पे, और इसे लिख सकते हैं हम 1 और 1, यानी कि x का मान भी 1 और y का मान भी 1 आएगा। उसके बाद देखिए x का मान 0 और y का मान 2, यानी कि x का मान कितना होगा
0, तो x का मान तो हो गया 0 और y का मान 2 यानी कि 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसी का कैसे लिख सकते हैं कि x का मान तो 0 हो गया और y का मान 2 होगा, ये इसके निर्देशांक बिंदु होंगे। उसके बाद देखिए -1 और 1 यानी कि x का मान -1 होगा और y का मान +1 होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये बिंदु यहाँ आएगा, जहाँ पे कि x का मान तो है -1 और y का मान 1 है। समझ में आ गया कि भाई हमने इन सभी बिंदुओं को यहाँ पे इंगित कर दिया है, नोट कर दिया है। अब क्या कहा गया है कि यदि इन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है, कि यदि इन सभी बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है तो जो बनने वाली आकृति है वो क्या होगी। तो देखिए हम देखते हैं कि यदि हम इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हैं, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हैं और इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएं और इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएं और इस बिंदु को अगर इस बिंदु से मिलाएं, तो ये क्या बन गया 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि ये जो आकृति बनी है वो आकृति एक पंचभुज आकृति हमने बनाई है। तो ये आकृति क्या है, एक पंचभुज आकृति, यानी कि जिसमें 5 भुजाएं हैं। समझ में आ गया, यही इसका आंसर होगा कि जो ये सभी बिंदु हमने इंगित करे हैं तो उसके बाद बनने वाली जो आकृति है वो क्या होगी, पंचभुज आकृति होगी। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। हमें कहा गया है कि चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित हों। तो देखिए हम यहाँ पे हमें x का मान कितना चाहिए, मैक्सिमम 10, तो हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं कि मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, तो ये 2 हो गया, ये 3 होगा तो ये 4 होगा, ये 5 होगा तो इसे 6 लिख लेते हैं और इसे 8 लिख लेते हैं और इसे 10 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये x अक्ष पे हो गए, ये सभी x अक्ष पे पॉइंट्स हो गए। और y अक्ष पे भी देखते हैं हम कि यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ 2 लिख लिया हमने, यहाँ पे 3 लिख लिया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। सेम ऐसे ही यदि यहाँ पे हम लिखें 1 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, ठीक है, ये सभी क्या होंगे, माइनस होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये सभी होंगे माइनस में। अब हमें क्या करना है कि इन सभी बिंदुओं को इंकित करना है यहाँ पे और फिर उन्हें आपस में मिला देना है, बस। देखिए 1 और 1 यानी कि x का मान 1 हो और y का मान भी 1 हो, तो देखिए यहाँ पे x का मान क्या होगा 1 और यहाँ पे y का मान कितना होगा 1। इसका मतलब कि हम यहाँ से मिलाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से मिलाएंगे तो ये बिंदु यहाँ पे होगा, ये बिंदु यहाँ पे होगा और इस बिंदु को क्या लिखेंगे, x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है, तो इसके निर्देशांक हो गए 1 और 1। अगला देखिए 2 और 4, x का मान कितना लेना है हमें 2 और y का मान कितना लेना है 4, यानी कि ये 2 और ये 4, यानी कि यहाँ पे पॉइंट होगा। ये पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे इसे लिखेंगे हम 2 और 4, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए 8 और 4, यानी कि x के जगह हमें 8 लेना है और y के जगह हमें 4 लेना है, तो यानी कि ये आएगा यहाँ पे इसका मान 8 और उसका मान आएगा 4, यानी कि ये आएगा यहाँ पे। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो 4 आएगा वो यहाँ पे आएगा और ये जो 8 आएगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे x के जगह 8 और y के जगह 4, ये इस बिंदु के निर्देशांक हो गए। अब देखिए 10 और 1, यानी कि 10 x का मान होगा और y का मान होगा 1, यानी कि ये देखिए ये 1 यहाँ से चलेगा और यहाँ पे 10 यहाँ पे मिलेगा, यानी कि ये यहाँ पे मिलेगा इस बिंदु पे, ठीक है। तो इसके निर्देशांक कितने हैं, 10 और 1, 10 और 1। अब कहा गया है कि भाई इसे आपस में मिलाया जाता है, इसे आपस में मिलाइए और देखिए कि चतुर्भुज, जो चतुर्भुज बनेगा वो कौन सा होगा।
तो देखिए हम यहाँ पे मिलाते हैं कि ये दोनों आपस में मिल जाएंगी, ये आपस में ये दोनों बिंदु ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये बिंदु आपस में मिलेंगे यहाँ पे, और ये बिंदु जो होंगे वो ये आपस में यहाँ पे मिलेंगे, और ये बिंदु आपस में यहाँ मिलेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो चतुर्भुज है, यह कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। ये कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। यही हमें इसमें करना था, ठीक है, कि हमने इन सभी पॉइंटों को अंकित कर दिया, और फिर हम जब सभी पॉइंटों को मिलाएंगे तो वो क्या होंगे? एक समलंब चतुर्भुज होंगे। और इसे हम डायरेक्टली अगर ऐसे नहीं करें तो दोनों तरफ से हम बिंदुओं से मिला के और उस बिंदुओं को निकाल सकते हैं। ये हो गया, ये बिंदु यहाँ पे होगा और ये बिंदु यहाँ पे होगा, ठीक है। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, -2, -2, -4 और 2, और उसके बाद दिया गया है -6 और -2, -6 और -2, और उसके बाद दिया गया है -4 और -6। इन सभी बिंदुओं को हम यहाँ पे इंगित करेंगे, और फिर उसके बाद हम उन सभी पॉइंट्सों को मिलाएंगे और फिर देखेंगे कि वो चतुर्भुज किस प्रकार का बन रहा है। तो सेम वैसे ही है जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है, आप इस क्वेश्चन को स्वयं करेंगे और इसे अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगले जो इसके क्वेश्चंस हैं। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है उसमें हमें कहा गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि निर्देशांक ज्योमेट्री में दो बिंदुओं के बीच दूरी होती है। दो बिंदुओं के बीच दूरी क्या होती है? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और फिर हम उसका वर्गमूल यानी कि अंडर रूट कर दें तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच दूरी निकाली जा सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम इसे x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि दोनों का क्रम एक ही हो। अब देखिए हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में माना कि -6 और 7 कोई बिंदु A है, जैसे हम लिख देते हैं 6 और 7, और दूसरा जो बिंदु है वो कोई B है जिसके निर्देशांक हैं -1 और -5, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में इनके मान रख देंगे, इसलिए AB की जो दूरी होगी वो क्या होगी कि x1 माइनस x2। x1 का मान कितना है यहाँ पे? -6, इसलिए लिखेंगे -6 माइनस, ठीक है। उसके बाद x2 का मान कितना है? -1। देखिए जब भी आपको अगर सेकंड वाली जो x या y का मान अगर माइनस में मिले तो आप उसे कोष्टक में लिख लें ताकि आपके चिन्हों का कभी गलती नहीं हो पाएगी। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर। समझ में आ गया कि भाई हमने इसमें से फॉर्मूले में माइनस साइन दिया गया है तो हमने माइनस दिया, फिर यहाँ पे -1 है तो हमने यहाँ पे कोष्टक में -1 लिख लिया। मैंने इसलिए बताया कि आप चिन्हों में गलतियाँ ना करें। उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए y1 का मान कितना है? 7, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 7,
ठीक है। उसके बाद फिर माइनस, और फिर हमारे पास आ गया y2 का मान -5। इसका मतलब फिर हम इसे -5 ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी हम इसे लिख लेंगे ऐसे। इतना समझ में आ गया। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको साइन संबंधित कोई गलती आपसे नहीं हो पाएगी। अगर आपके सामने सीधे सीधे अगर y1 का मान -1 की जगह सिर्फ 1 होता तो हम 6 -1 लिख लेते। यहाँ पे अगर 5 होता तो हम यहाँ पे 7 -5 लिख लेते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस के दिए गए हैं तो हम उन्हें पहले कोष्टक में लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप बढ़ेगी लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। तो इसे तो क्या लिखेंगे -6, और ये माइनस और इस माइनस से जब आपस में गुणा होंगे, ये आपस में राशियाँ गुणा में हैं, तो इस माइनस से जब गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1 होगा, और फिर इसका स्क्वायर। समझ में आ गया, प्लस। उसके बाद ये कितना है 7। ये माइनस इस माइनस को गुणा होकर किसका हो जाएगा, ये प्लस का करेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस के 5 और फिर इसका स्क्वायर। और आप जानते हैं कि फिर हमें उसका वर्गमूल लेना है, अंडर रूट करना है। समझ में आ गया। जब आप बार बार क्वेश्चनों को करेंगे तो आपकी ये स्टेप घट जाएगी, यानी कि आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख पाएंगे। लेकिन यदि आप शुरू में कर रहे हैं तो आपसे साइन संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप इसे पहले ऐसे लिख लें। ठीक है, आप इसे सोल्व कर लेंगे। देखिए -6 और +6 कितना आएगा, -5, यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस 7 + 5 कितना हुआ 12, यानी कि 12 का स्क्वायर और फिर उसका वर्गमूल। समझ में आ गया। अब इसे क्या लिखेंगे, देखिए इसे लिख सकते हैं कि -5 का स्क्वायर, इसका मतलब कि -5 को गुणा करना है -5 से। जब माइनस माइनस गुणा होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस होता तो ये साइन माइनस और प्लस माइनस बनता है। ठीक है, तो ये भी -5 को जब -5 से गुणा करेंगे तो +25 आएंगे। तो ये -5 को जब -5 से स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 प्लस 12 को 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 144। क्या आएगा, 144, और फिर उसका वर्गमूल बराबर। अब देखिए यहाँ पे 25 और 144 को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 169, यानी कि 169 का अंडर रूट, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आएगा 13। इसका वर्गमूल आएगा 13। तो इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकल के आएगी वो क्या आएगी, 13 इकाई। 13 समझ में आ गया। जब भी आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे और उसे सोल्व करेंगे, उसका आंसर निकल आएगा। सेकंड जो क्वेश्चन है सेम ऐसे की ऐसे है, सिर्फ आपको x और y के मान तरीके से ठीक से रखने हैं और फिर सोल्व करना है। आप इस क्वेश्चन को स्वयं कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, माना कि ये कोई बिंदु है, वो है P, AT1² और 2AT1। ये कोई बिंदु P है, और ये दूसरा जो है वो कोई बिंदु Q है, जो है AT2² और 2AT2। ठीक है, माना कि ये कोई बिंदु P है और ये Q है, और हमें दूरी निकालनी है P से Q की। हमें दूरी निकालनी है P से Q की। तो P से Q की दूरी निकालने के लिए आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालने का फॉर्मूला वही होता है कि x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, और फिर उसका वर्गमूल यानी कि अंडर रूट। ठीक है, यहाँ मान रखेंगे हम सीधे सीधे। x1 का मान कितना है, AT1², तो लिखेंगे AT1² माइनस x2 का मान कितना है, AT2 का स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है 2AT, यानी कि 2AT1, और फिर उसके बाद माइनस करेंगे 2AT2, यानी कि 2AT2 का सिर्फ इतना ही है और इसका स्क्वायर।
और फिर इसका हम करेंगे वर्गमूल। ठीक है, हमने यहाँ पे x1 x2 y1 y2 के मान रख लिए हैं। अब देखिए इसे सोल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों में, यहाँ पे t1 है और यहाँ पे t2 है, लेकिन उसके अलावा यहाँ a और a दोनों में है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जब कॉमन लेंगे तो क्योंकि स्क्वायर का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे कॉमन आएगा, तो ये आएगा a स्क्वायर इन दोनों में से बाहर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर लगा है तो ये a है, ये a स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, t1 का स्क्वायर और माइनस t2 का स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर, यही बचेगा। प्लस यहाँ पे देखिए 2a दोनों में है, तो 2a को जब कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर लगा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। इसका मतलब कि 4a स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा t1 और माइनस t2। इतना समझ में आ गया, और इसका होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक फॉर्मूला बन गया t1 माइनस t2 का, इसको मतलब कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b होता है। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, यानी उसको एक बार दोनों को योग करना और एक बार दोनों का अंतर। तो यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कह सकते हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे कि a स्क्वायर कोष्टक t1 प्लस t2 और दूसरा कोष्टक क्या आएगा t1 माइनस t2। समझ में आ गया कि हमने इसे खोल लिया है, इस बीच वाले भाग को खोल लिया है, और अब इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, क्योंकि हमने इसे खोला है t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। ये स्क्वायर ऐसे कैसे लगा रहेगा, इसे हमने ऐसे लिख लिया है। प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4a स्क्वायर और t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर है वो इसको स्क्वायर लगेगा और इसको स्क्वायर लगेगा। तो इसे देखिए और नेक्स्ट स्टेप में समझ लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर और यहाँ पे t1 प्लस t2 का स्क्वायर और t1 माइनस t2 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा और इस स्क्वायर से यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर t1 माइनस t2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि t1 माइनस t2 स्क्वायर और t1 माइनस t2 स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन है और यहाँ पे भी a स्क्वायर कॉमन है, तो इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर। 4 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ये नहीं आएगा। यहाँ पे t1 माइनस t2 स्क्वायर है, यहाँ पे t1 माइनस t2 स्क्वायर, तो इसे भी कॉमन ले लेंगे कि t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन आ गया इन दोनों टर्म में से। अब हमारे पास क्या बचेगा कि यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लिया, t1 और माइनस t2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, यानी कि t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा प्लस a स्क्वायर t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और इसका वर्गमूल। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि a स्क्वायर गुणा t1 t2 स्क्वायर और गुणा ये टर्म्स, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे, इसका जब अंडर रूट करेंगे तो a स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि t1 माइनस t2 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है चूंकि ये योग में है तो इसे सीधे लिख लेंगे, यानी कि t1 प्लस t2 और का स्क्वायर
और प्लस 4। ये इस आ गया इसका आंसर कि ये इसके बीच की दूरी होगी। ए कोष्टक 1 - t2 और उसका t1 - t2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान है, सिर्फ इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है कि, लेकिन तरीका वही है कि आप उस फॉर्मूले से दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी निकालते हैं उससे इसका में मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसे हम इसमें कॉमन ले लेंगे, ए आ जाएगा, यहाँ से 2a कॉमन आ जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसे खोल के रख देंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये स्क्वायर लगा हुआ यहाँ पे। अब इन दोनों में देखेंगे कि यहाँ पे जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर ये इस पे भी लग जाएगा और इस पे भी लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये स्क्वायर दोनों में है, कॉमन आ गया। t1 - t2 का स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ से कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचेगा, ये और ये तो कॉमन आ गया, ये बच गया। और यहाँ से क्या बचेगा, a², ये कॉमन आ गया, तो यहाँ से 4 बचेगा। ठीक है, इसका जब अंडर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ पे ये टर्म्स कंप्लीट अंडर रूट में आ जाएगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि बिंदु P, Q और R, बिंदु P, Q और R एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, सिद्ध कीजिए। हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी कि मान लीजिए समकोण त्रिभुज इस तरह का होता है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये P, Q और R क्या एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अब आपको पता है कि समकोण त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि उसका जो कर्ण होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो उन दोनों भुजाओं यानी कि आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं। तो हमें इसमें यही सिद्ध करना है कि हम क्या करेंगे कि इन तीनों की दूरियां निकाल लेंगे, और यदि तीनों की दूरियों का में से एक दूरी का वर्ग बाकी दो दूरियों के वर्ग के बराबर होगा तो वो कहलाएगा कि ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो देखिए हम क्या लिखेंगे कि माना कि ये तीनों माना P, Q और R एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, माना कि PQR एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हमें सिर्फ ये निकालना है कि जो दो भुजाओं का वर्ग होगा वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। अगर ऐसा होता है तो ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। इसलिए PQ बराबर क्या होगी, यानी कि P का मान क्या होगा, यानी कि P से Q की दूरी का मान कितना होगा। हमें पता है कि x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर का अंडर रूट से हम उसकी दूरी निकाल सकते हैं। तो PQ की दूरी क्या निकल के आएगी, देखिए 2 माइनस, यहाँ पे -2 है तो -2 से -2 प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 - 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है -2, यानी कि -2 हो गया, और फिर उसके बाद में -y2 का मान कितना है 1, इसका स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका मान क्या आएगा, 2 और 2 4, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस -2 और -1 यानी कि -3। जब -3 को -3 से गुणा करेंगे, या सीधे लिख लीजिए -3 का स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 होगा, प्लस -3 को जब -3 से गुणा करेंगे, -3 को जब गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 3 9, यानी कि ये आ जाएगा 9। ठीक है, और इसका वर्गमूल जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका मान √25, और √25 बराबर होता है 5 के। ठीक है, तो हमने एक पहली भुजा निकाल ली है P से Q की, जिसका मान आया 5। ठीक है,
उसके बाद देखिए अब हम निकालते हैं क्यू आर दूरी। क्यू आर का मान क्या होगा, सीधे सीधे निकाल लीजिए। क्यू का मान -2 x1 का, x2 का मान -5 है तो इसे -5 का स्क्वायर करेंगे प्लस उसके बाद y1 का मान 1 है और y2 का मान 2 है तो इसे -2 लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे -2 और -5 कितने हो गए, -7, तो -7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 1 -2 का मतलब कि -1 बचा। -1 को जब स्क्वायर करेंगे तो -1 को देखिए जब 1 स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आएगा भाई। -1 को गुणा करें -1 से तो माइनस तो 1 हो गया, मतलब प्लस हो गया, और ये 1 को 1 गुणा करेंगे तो 1, तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो -7 को -7 से 7 7 49, यानी कि ये प्लस का हो जाएगा 49, और यहाँ से 1 को जब 1 गुणा करेंगे तो ये आएगा +1, ये आ गया अंडर रूट 50, ये आ गया अंडर रूट 50 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम तीसरी दूरी निकाल रहे हैं आर पी। ये दूरी निकालेंगे तो देखिए x1 कितना है, RP के लिए x1 5 माइनस x2 कितना 2, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस y1 मतलब 2 और y2 मतलब -2 है, तो -2 होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो इसके लिए अब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आता है कि 5 - 2 करेंगे तो 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 प्लस, ये इसे लिख लीजिए 5 - 3 2 करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर और फिर उसका वर्गमूल। तो देखिए इसे लिखेंगे तो 9 आ जाएगा और प्लस 4 को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 16, इसका अंडर रूट यानी कि 25 वर्गमूल और फिर उसका 5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यदि हम PQ का स्क्वायर करें, PQ का स्क्वायर अगर करें तो हमारे पास आता है 25, और QR का जो अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि 50 अंडर रूट 50 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 50, और जो हमारे पास थर्ड तथा RP का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि RP का मान 5 है तो RP का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25। अब हम देख रहे हैं कि जो QR का स्क्वायर है, क्योंकि QR का स्क्वायर जो है बराबर है PQ के स्क्वायर प्लस RP के स्क्वायर के, तो बराबर है, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अतः ये तीनों एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। समझ में आ गया आपको कि भाई हमने समकोण त्रिभुज की जो कंडीशन होती है उसे पूरा कर दिया है, शीर्ष होंगे, यह सिद्ध होता है। समकोण त्रिभुज के लिए एक भुजा का वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। तो हमने तीनों भुजाएं निकाल ली, और जब तीनों भुजाओं को निकाला तो हमने पाया कि जो एक भुजा है वो बाकी दो भुजाओं के वर्ग के बराबर के योग के बराबर हैं। इसका मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय से ये तीनों शीर्ष जो होंगे वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि ये कोई 4 बिंदु हैं, सिद्ध कीजिए कि ये एक वर्ग के शीर्ष हैं, कि इन सभी बिंदुओं को अगर मिलाया जाए तो वो एक वर्ग हैं। हमें ये सिद्ध करना है। तो माना कि ये जो चारों बिंदु हैं, माना कि
बिंदु ए, ये कोई बिंदु ए है 1 और -2, दूसरा बिंदु बी है जो 3 और 0 इसके शीर्ष हैं, और बिंदु सी है वो 1 और 2 इसके निर्देशांक बिंदु हैं, और डी है वो है उसके निर्देशांक है -1 और 0। हमने मान लिया कि ये कोई 4 बिंदु हैं ए, बी, सी और डी। अब हमें प्रूव करना है कि एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो एक वर्ग के शीर्ष होने के लिए, देखिए क्या कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि ये कोई ए, बी, सी और डी शीर्ष हैं। अगर ये एक वर्ग के शीर्ष होंगे तो इनकी चारों जो भुजाएं आएंगी उनके बीच की दूरी बराबर होगी। तो हम पहले तो इनके बीच की चारों दूरियां निकाल लेंगे। उसके बाद सिर्फ इतने से ही हम नहीं कह सकते कि एक वर्ग के शीर्ष हैं, क्योंकि अगर इसकी शेप ऐसी हुई, अगर इसकी शेप इस तरह की हो तो हम नहीं कह सकते कि एक वर्ग है, क्योंकि ये जो कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, और ये 90 डिग्री के होने के लिए इनके बीच का जो विकर्ण है वो बराबर आना चाहिए। इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि चारों दूरियां और उसके जो विकर्ण हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए, तभी वो एक वर्ग होंगे। तो हमें इसमें क्या काम करना होगा कि पहले तो हम इनके सभी की चारों भुजाएं निकाल लेंगे, यानी कि चारों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, और उसके बाद हम उनके आपस में विकर्ण की दूरियां निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं कि माना ए और बी की दूरी, इसलिए ए और बी की दूरी क्या होगी। देखिए ए और बी की दूरी उसी सूत्र से निकाल लेंगे कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, और उसका वर्गमूल वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे x1 की जगह 1 माइनस x2 के जगह 3 है, तो ये 3 इसका स्क्वायर प्लस y1 की जगह -2 और y2 की जगह -0 का स्क्वायर, और फिर उसका अंडर रूट करेंगे। तो देखिए क्या आएगा कि 1 माइनस 3 यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, और यहाँ से देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी यहाँ से आएगा +4 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसे इतना लिख लीजिए, या अगर और भी शॉर्ट करके लिखें तो इसका मान आ जाएगा 2 गुणा 2 यानी कि 2 तो बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट में रह जाएगा। ठीक है, तो इसे आप इतना लिख लीजिए। आप देखिए ए से बी निकाल ली हमने, अब हम निकालते हैं बी से सी दूरी। बी से सी की जो दूरी होगी, बी से सी की दूरी होगी तो x1 बराबर कितना है 3 और x2 बराबर -1 इसका स्क्वायर, फिर y1 का मान कितना है 0 और इसका मान कितना है -2 इसका स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। अब यहाँ पे देखेंगे कि 3 - 1 यानी 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और प्लस यहाँ पे 0 -2 को जब -2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और इसका जब अंडर रूट करेंगे तो वही आएगा अंडर रूट 8 के बराबर, या इसे 2 अंडर रूट 2 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं, ए से बी निकाल लिया हमने, बी से सी निकाल लिया, अब सी से डी निकालेंगे। तो सी से जो डी निकलेगी वो क्या निकलेगी, सी से डी में x1 का मान कितना है 1 माइनस x2 का मान -1, तो ये -1 इस -1 से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 2 और y2 का मान कितना है 0, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये जब इसे सॉल्व करेंगे 1 + 1 यानी 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, इसे देखेंगे तो 4 और 4 अंडर रूट 8 ही आएगा, और बराबर 2 अंडर रूट 2, ये इसकी बीच की दूरी आ गई। अब हम निकालेंगे डी से ए, अब हम निकालेंगे डी से ए यानी कि चौथी भुजा की दूरी। तो इसे निकालेंगे तो 1 की जगह तो हम लिख लेते हैं -1, x1 की जगह x2 की जगह -1 ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे y1 की जगह 0 है और y2 की जगह -2 है, तो -2 से इस माइनस से प्लस हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे
तो देखिए -1 कितना होगा -2 को जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी आएगा 4 और जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो अंडर रूट 8 जिसे हम 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने चारों भुजाएं निकाल ली हैं। इसका मतलब कि एक बराबर है, इसका मतलब कि एक समचतुर्भुज तो है, यानी कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है। अब एक वर्ग होगा, इसके लिए हमें इसके दोनों विकर्ण भी निकालने होंगे। अतः अब विकर्ण यानी कि ए से सी बराबर होने चाहिए बी से डी। अतः इसलिए अब ए से सी बराबर कितना होगा, यानी कि ए और सी, यानी कि ए की जगह x1 की जगह 1 लिखें और -x2 की जगह -1, इसका स्क्वायर किया। ठीक है, अब उसके बाद प्लस x1 की जगह -2 और y2 की जगह -2, ये -2, इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो इसका मान कितना आएगा कि -2 और -2 कितना हुआ, इसे तो देखिए एक प्लस का एक माइनस का 0 हो गया। ये -2 और -2 कितना होगा -4, और माइनस के जब 4 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, और 16 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा 4। इसी तरीके से ए से सी हमने निकाल लिया, अब हम बी से डी निकाल लेंगे। बी से डी, तो बी से डी के लिए देखिए x1 का मान 3 माइनस x2 का मान -1, इस -1 से ये -1 प्लस हो जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पे b का मान 0 है, y1 का मान 0 माइनस y2 का मान भी 0 है, तो 0 में से 0 ये स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ से तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, इसका भी मान आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि एक वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि यहाँ चारों भुजाएं बराबर यानी कि समान हैं तथा दोनों विकर्ण भी बराबर हैं या समान हैं। अतः ये शीर्ष एक वर्ग के शीर्ष होंगे, वर्ग के शीर्ष हैं, ये लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, हमें अगर कोई 4 बिंदु दे दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कि भाई प्रूव करिए, सिद्ध करिए कि क्या ये एक वर्ग के शीर्ष होंगे, तो वर्ग के शीर्ष होने के लिए क्या चाहिए कि चारों भुजाएं बराबर हों और उनके जो बीच विकर्ण होते हैं वो भी बराबर हों। ये हमने कर दिया कि पहले तो हमने चारों भुजाएं निकाल ली और फिर हमने उनके दोनों विकर्ण निकाले, तो दोनों विकर्ण भी बराबर हैं और उनकी चारों भुजाएं भी बराबर हैं। इसका मतलब कि ये जो शीर्ष होंगे ये एक वर्ग के शीर्ष होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यू भारत स्टडी एंड टेक्नोलॉजी चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमें दिया गया है 3 बिंदु हैं कोई, और ये तीनों बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि माना कि ये कोई बिंदु A, B और C हैं। माना कि कोई बिंदु A है जिसके शीर्ष निर्देशांक A और A हैं, B है जिसके निर्देशांक -A और -A हैं, तथा तीसरा कोई बिंदु है C जिसके निर्देशांक दिए गए हैं √3 -A और √3A। ये कोई 3 बिंदु हैं। यदि ये एक समकोण त्रिभुज ये एक अगर समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो इसका मतलब कि ये तीनों भुजाएं जो होंगी
इनके बीच की जो दूरियां होंगी वो बराबर होनी चाहिए। ये हमें प्रूव करना है कि अगर ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो ये जो तीनों भुजाएं होंगी यानी कि ए से बी और बी से सी और सी से ए, ये तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अगर हम तीनों भुजाएं निकालें और अगर ये तीनों भुजाएं बराबर आती हैं तो हम कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो हम निकालते हैं, देखिए कि ए बी की जो दूरी होगी वो हम यहाँ से निकालेंगे। ए की जगह क्या रखें हम कि a माइनस ए, x1 की जगह x2 की जगह माइनस ए से माइनस ए प्लस हो जाएगा, यानी कि a प्लस a1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखिए y1 की जगह a है और y2 की जगह माइनस ए है। इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा कि इसका जो स्क्वायर करेंगे और फिर इसका अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि a का स्क्वायर और प्लस इस a को इस a से जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, और इसको इससे जोड़ेंगे तो ये a और a कितने होंगे 2a के स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या होएगा, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस यहाँ से करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और a का करेंगे तो a स्क्वायर और फिर उसका वर्गमूल। यहाँ से क्या आएगा, देखिए ये होएगा 4 और 4 8a स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो देखिए अब इस a स्क्वायर का तो बाहर आ जाएगा और इस 8 का अंडर रूट बना रह जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या निकालें, ए से बी निकाल लिया। अब हम निकाल रहे हैं बी से सी। यदि बी से सी की जो दूरी होगी वो क्या होगी, बी यानी कि माइनस ए और माइनस ए, अंडर रूट 3 और ए। तो इस माइनस से जब वो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 3 और फिर ए और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। समझ में आ गया है भाई। ये प्लस इसलिए हुआ कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे हम बी से सी निकाल रहे हैं तो यहाँ पे y1 का मान कितना है माइनस है और फिर माइनस इसका मान निकालेंगे माइनस अंडर रूट 3 a का स्क्वायर और फिर इसका वर्गमूल। अब हम यहाँ पे देखिए कि हमारे सामने ये 2 होल स्क्वायर हो गए हैं, तो या तो हम इन दोनों में से कॉमन ले लें और फिर उसे खोलें, या फिर सीधे भी आप इसे स्क्वायर करके खोल लें और फिर देखें कि क्या मान आएगा। तो आपको पता है कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो हम इसे खोल लेते हैं यहाँ पे कि a की जगह का तो क्या हो गया माइनस ए, तो माइनस ए का जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, प्लस बी की जगह क्या है अंडर रूट 3 है, तो अंडर 3 a का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट 3 हट जाएगा, ये बचेगा 3 और ये आएगा a का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है 2ab, यानी कि 2a की जगह क्या है माइनस 1 और b की जगह कितना है अंडर रूट 3a, तो जब इसे गुणा करेंगे तो ये माइनस a और यहाँ अंडर रूट 3a। ठीक है, और इसका वर्गमूल लिख लेंगे हम यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए दूसरी स्टेप, इसे खोलेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर, तो माइनस ए का जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस दूसरा देखिए कि जब बी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस अंडर रूट 3 और ए को माइनस अंडर रूट 3 ए से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 3 तो हट जाएगा और वो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, यानी कि 3 ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आ गया, प्लस उसके बाद में देखिए कि प्लस 2 ए की जगह तो है माइनस ए, तो इसे माइनस ए लिख लेंगे, और बी की जगह कितना है माइनस अंडर रूट 3 ए है, तो इसे माइनस अंडर रूट 3 ए कर देंगे। हमने a प्लस बी के स्क्वायर से इसे दोनों को खोल लिया यहाँ पे। अब इसे क्या लिखेंगे देखिए, सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो आएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 3a स्क्वायर और प्लस यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस का साइन है तो इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस 2 अंडर रूट 3
और ए को जब ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर। ठीक है, इसे सोल्व किया तो ये आ गया प्लस यहाँ से आया ए स्क्वायर और यहाँ से करेंगे तो 3 स्क्वायर और इसे देखिए यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस दोनों गुणा होंगे तो प्लस रहेंगे, इसका मतलब प्लस 2 को 2 और यहाँ से √3 और ए को जब ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर। ये नेक्स्ट आपकी स्टेप हो गई, समझ में आ गई कि भाई हमने इसका स्क्वायर खोल लिया, इसका स्क्वायर खोल लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। ठीक है, अब इसे सरल करिए। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि -2a स्क्वायर -2 √3a स्क्वायर और यहाँ पे +2 √3a स्क्वायर, ये आपस में इसमें से माइनस हो जाएगा यानी कि कट जाएंगे आपस में। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बच गया, अंडर रूट में देखिए कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर यानी कि 3 और 3 6, एक 7 और एक 8, हमारे पास आ गया 8a स्क्वायर। अब a का जब वर्गमूल करेंगे तो ये आ गया a और 8 को अंडर रूट इतना, तो देखिए हमारे पास ये आ गया a अंडर रूट 8। अब हम तीसरी भुजा और देख लेते हैं। ए बी निकाल ली हमने, बी सी निकाल ली, अब हम सी ए और निकाल लेते हैं। सी ए और निकाल लेते हैं। सी की जगह क्या है, अंडर रूट 3a, तो अंडर रूट 3a, माइनस में है तो माइनस लगा दिया और फिर उसके बाद माइनस x1 तो x2 क्या होगा a, ये हो गया इसका स्क्वायर प्लस y1 यानी कि अंडर रूट 3a और माइनस y2 यानी कि a, इसका स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट करेंगे। देखिए अब इसे भी वैसे सोल्व कर लेते हैं, इसका स्क्वायर खोल लेंगे यानी कि a का स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा और चूंकि माइनस में है तो माइनस माइनस गुणा होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर a से करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 a की जगह कितना है अंडर रूट 3a माइनस अंडर रूट 3a और b की जगह कितना है a माइनस a। समझ में आ गया कि हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से हमने इस टर्म को खोल लिया है। a की जगह ये आएगा माइनस अंडर रूट 3a और b की जगह माइनस a आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी टर्म को खोलते हैं हम, इसको a के स्क्वायर की जगह क्या है, a का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 3 और a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और प्लस b की जगह माइनस a का करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab यानी कि 2a की जगह कितना है अंडर रूट 3a और b की जगह कितना है माइनस a यानी कि माइनस a और फिर इसका वर्गमूल। ये हमने दूसरी टर्म्स खोल ली। समझ में आ गया। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ से तो क्या आएगा 3a स्क्वायर प्लस a, 4a स्क्वायर, यहाँ से देखिए ये जो है दो, ये माइनस है और ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएंगे यानी कि प्लस 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, प्लस देखिए यहाँ से 3a स्क्वायर प्लस ये हो गया 4a स्क्वायर और यहाँ से देखिए माइनस का और ये प्लस, तो ये माइनस रहेगा माइनस 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि ये माइनस 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर है और यहाँ पे 2 अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस है, तो ये प्लस और ये माइनस आपस में जीरो हो जाएंगे, यानी कैंसिल हो जाएंगे। इसके ऊपर अंडर रूट का साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर यानी कि 8a स्क्वायर और जब इसका अंडर रूट करेंगे तो ये a का स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल करेंगे तो a आ जाएगा और 8 का अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 8। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ए बी बी सी और सी ए इन तीनों की भुजाओं के मान बराबर हैं, क्योंकि ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ए बी बराबर है बी सी से और बराबर है सी ए से, इसलिए ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष
ठीक है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो आपको समझनी है कि, और उसमें भी सिर्फ आप a² + b² + 2ab वाले फॉर्मूले से इसे खोल के सरल कर सकते हैं। सिर्फ बाकी वही है कि दो दो बिंदुओं के बीच की दूरियां निकालनी है। अगर तीनों दूरियां बराबर हैं तो ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 बिंदु -27 और बिंदु 3 ये जो तीन निर्देशांक बिंदु आपको दिए गए हैं ये संरेख हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे माना कि ये कोई बिंदु A, B और C है। माना कि ये कोई बिंदु A 1 B -2 और 7 तथा बिंदु C जो है 3 -3 है। ये कोई तीन बिंदु हैं A, B और C। अब यदि ये संरेख होंगे, संरेख होने के लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी दो दूरियां तीसरी दूरी के योग के बराबर होनी चाहिए, तो वो संरेख सिद्ध हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि तीनों दूरियां निकालेंगे और तीनों दूरियों में यदि दो दूरियों का योग तीसरी योग की दूरी के योग के बराबर आता है तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। समकोण त्रिभुज में जैसे कि भाई एक भुजा का स्क्वायर बाकी दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि संरेख होंगे, तो संरेख होने के लिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, इसलिए AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और CA निकालेंगे। तो देखिए AB बराबर क्या होगी, AB बराबर उसी से x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, चाहे x1 - x2 करें, y1 - y2 करें, या x2 - x1 और y2 - y1। दोनों में से चाहे आप x1 पहले लें, y1 पहले लें, या x2 या y2 को पहले लें। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं कि x2 - x1, तो यानी कि AB निकाल रहे हैं, तो x2 का मान क्या होगा -2 और -x1 का मान कितना है 1, इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 7 और -y1 का मान 1, इसका स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट करेंगे। ठीक है, अब इसे देखिए सोल्व करिए। -2 और -1 -3 को जब -3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, प्लस 7 - 1 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36, और ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 36 और 9 कितना आ गया 36 और 9 आ गया 45, अंडर रूट 45। और अंडर रूट 45 को लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 45 को लिख सकते हैं 5 × 15 और 15 × 45, यानी कि इसे लिखा जा सकता है 3 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5। ठीक है, उसके बाद हम देखिए BC निकालते हैं, यानी कि BC भुजा की दूरी कितनी होगी BC। तो यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना है 3 और -x1 का मान कितना है -2, तो इस -2 से ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये और इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y2 का मान कितना है -3 और y1 का मान कितना है -7 होगा तो माइनस हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, इसे सोल्व करिए। देखिए क्या आएगा 3 और 2 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, प्लस -3 और -7 कितना है 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100। तो हमारे पास क्या आ गया 125 का अंडर रूट। 125 कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है 5 × 5 × 5, यानी कि इसका जोड़ा बनेगा तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 5, क्योंकि ये तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 5। अब थर्ड देखिए, यहाँ पे दिया गया AB BC और CA की दूरी, CA की दूरी निकालेंगे। तो CA की दूरी निकालेंगे तो x2 का मतलब
1 माइनस x1 का मतलब 3 प्लस y2 का मतलब 1 और y1 का मतलब -3। इस -3 से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर, और इसका जब अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 1 - 3 तो ये आएगा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4 प्लस 1 + 3 यानी 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और फिर उसका अंडर रूट, यानी कि हमारे पास आ गया 16 + 4 यानी कि हमारे पास आ गया 20, 20 का अंडर रूट। 20 के अंडर रूट को कैसे लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है 2 × 2 × 5, यानी कि इसे भी लिखा जा सकता है 2 तो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में रहेगा 5। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो AB है वो है 3 √ 5, BC है वो 5 √ 5 है, और जो C है वो 2 √ 5 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि AB + CA बराबर है BC के। ठीक है, यानी कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर है, इसलिए ये संरेख होंगे। अतः ये बिंदु, ये शीर्ष संरेख होंगे। ठीक है, संरेख सिद्ध करने के लिए आप तीनों भुजाएं निकाल लीजिए। यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये संरेख होंगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इसमें कहा गया है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस x अक्ष पर, ये जो x अक्ष है, इस x अक्ष पर हमें कोई बिंदु ज्ञात करना है जिससे इस बिंदु की, यानी कि -2 और -5, -2x का मान और -5y का मान, यानी कि लगभग यहाँ पे होगा एक बिंदु -2 और -5। ठीक है, और दूसरा 2 और -3, 2 और -3 यानी कि x का मान 2 और y का मान -3, यानी कि यहाँ पे। तो इस तरीके से 2 और -3 कह रहा है कि भाई x पे कोई बिंदु आप ज्ञात कीजिए, x पे कोई बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ पे कि इन दोनों की दूरी बराबर हो, इन दोनों की दूरी बराबर हो। x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है। तो देखिए आप क्या समझे इससे कि सबसे पहले कहा गया है कि x अक्ष पर, तो x अक्ष पर हमें कोई x और y बिंदु ज्ञात करना है, नंबर 1, जो कि इन दोनों से बराबर दूरी पे स्थित हो। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो x अक्ष है, इस x अक्ष पर y का प्रत्येक मान, जो y का मान होगा वो 0 होता है। भाई इस x अक्ष पर y का मान 0 होगा, चाहे कहीं पे भी हो। यदि इस इधर बढ़ेगा तो प्लस में बढ़ेगा और यदि इधर जाएगा तो माइनस में बढ़ेगा। लेकिन यहाँ दोनों ही के बीच में अगर रहेगा, यानी कि इस x अक्ष पे रहेगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे y का मान 0 होगा। तो आपके पास क्या मिल गया आपको कि x पता नहीं है लेकिन y का मान 0 होगा। इसका मतलब वह बिंदु क्या होगा, x 0। समझे? तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस बिंदु की और यहाँ से इस बिंदु की, दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, और वो दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। तो जब उन दोनों को बराबर करेंगे तो x का मान निकल आएगा, तो ये बिंदु ज्ञात हो जाएगा कि वो बिंदु कौन सा है। तो आइए देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे माना
माना x अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा, x अक्ष पर वह बिंदु क्या होगा, x और y का मान 0, x 0 है। इसलिए अब बिंदु, माना इसे हम a मान लेते हैं और इसे b, माना कि बिंदु a -2 और -5 तथा b बिंदु 2 और -3 से दूरी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु से इसकी दूरी निकालेंगे और इस बिंदु से इसकी दूरी निकालेंगे और दोनों को बराबर करेंगे। तो उससे क्या होगा कि x का मान निकल आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि ये मान लीजिए कोई बिंदु P है, जो हम याद कर रहे हैं वो बिंदु P है और जो हमें पता है वो कोई बिंदु A और B है। तो देखिए हम क्या निकालेंगे कि बिंदु A और P की दूरी, चूँकि दो बिंदुओं के बीच दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी बराबर होती है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का अंडर रूट। यह किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। अब यदि कोई बिंदु P यहाँ पे है और दो बिंदु यहाँ पे हैं A और B, तो इनकी दोनों की जो दूरी है वो कहा गया है कि बराबर समान दूरी पर स्थित है। तो हम क्या करेंगे, AP और BP इन दोनों को निकालेंगे। तो बराबर दूरी पर तो AP बराबर BP और इम्प्लाइज दैट, तो AP की दूरी क्या होगी, AP को निकालेंगे तो ये देखिए x1 यानी कि -2 और माइनस x2 यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 यानी कि -5 और y2 यानी कि -0, इसका स्क्वायर का अंडर रूट बराबर ये दूरी दूसरी दूरी BP के बराबर होगी। तो BP क्या होगी, इसे निकालेंगे तो 2 -x और प्लस इसका स्क्वायर और -3 और -0 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया कि भाई इसकी जो दूरी है ये और इसकी दूरी है वो दोनों आपस में बराबर होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इस अंडर रूट से इस अंडर रूट को कैंसिल किया जा सकता है, यानी कि अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें तो ये हट जाएगा, या सीधे सीधे पर ऐसे भी कह सकते हैं कि इस वर्गमूल से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंदर की जो टर्म्स हैं ये बच जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि -2 और -x का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कितना है -5 -0, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर खोल सकते हैं या फिर पहले लिख लीजिए फिर खोल लेंगे, 2 -x का स्क्वायर और यहाँ से देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 9, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसे खोल लीजिए और इसे दोनों को टर्म्स को खोल लीजिए, तो देखिए क्या होगा यहाँ पे कि a का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 4x आ जाएगा। ठीक है, देखिए जब -2 और -x का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। इससे जब हम खोलेंगे इसे तो क्या होगा, a का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab 2 और a की जगह कितना है 2 -2 और b की जगह -x, तो इन्हें आपस में जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4x के बराबर, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4x हो गया प्लस 25 बराबर, यहाँ इसे करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस x स्क्वायर और -4x
प्लस 9। इसे जब खोलेंगे, इसे सरल करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनमें से क्या क्या कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, उसे काट दीजिए। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर जो है, इधर दोनों बराबर हैं तो ये कट जाएगा। ठीक है, 4 है, ये भी 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 4x है और ये इधर, और अब इसे पक्षांतरित कर लेते हैं तो ये आएगा 4x। यहाँ से इसे लेके आएंगे तो प्लस के 4x, यहाँ से प्लस 25, और इसे जब माइनस इधर लेके आएंगे 9 को तो ये आएगा -9 और इधर बच जाएगा 0। ठीक है, अब क्या आएगा देखिए, 4 और 4 8x और 25 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 प्लस 16 बराबर 0। अब देखिए x का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या आएगा कि 8x बराबर -16, तो x बराबर हो जाएगा -16/8 यानी कि -2। ठीक है, तो x का मान क्या हो गया 2 और y का मान कितना है 0, अतः वह बिंदु क्या हो जाएगा, इसलिए वह बिंदु होगा x बराबर -2 और y बराबर 0 यानी कि -2 और 0। यह वो बिंदु होगा जिस पर जहाँ से कि इन दोनों बिंदुओं की दूरी समान होगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ जाएगा -2 और 0। -2 और 0 वह बिंदु होगा जहाँ से कि इन दोनों बिंदुओं की दूरी समान होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 और 3 और 2 से समान दूरी पर स्थित है। सेम जो आपका 12वां क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे है। उसमें आपको कहा गया है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि यदि कोई y अक्ष पर बिंदु है, इसका मतलब कि y अक्ष पर x का मान कितना होगा, x का मान हो जाएगा 0। तो हम मानेंगे कि वह बिंदु है 0 और y। ठीक है, तो हम मानेंगे कि वहाँ पे जो y अक्ष पे जो कोई बिंदु है वहाँ पे x का मान 0 होगा, तो x बराबर 0 और y का मान हम निकाल लेंगे उन दोनों की दूरियों के बराबर करके। ठीक है, तो उससे हम y का मान निकाल लेंगे तो बिंदु आ जाएगा 0 और y का मान जो भी होगा वो निकल आएगा। तो इसे आप निकालिए, कोशिश करिए, निकल आएगा। जिस तरह से इस क्वेश्चन को किया है वैसे ही वो भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि बिंदुओं 3 और k और 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया गया है कि प्रश्नानुसार इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु की और इस बिंदु की दूरी समान है। प्रश्नानुसार दिया गया है कि बिंदु 3k और 0, 2 की दूरी बराबर है k5 और 0, 2 की दूरी। ठीक है, क्वेश्चन में एक आ गया कि भाई इस बिंदु और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरियां बराबर हैं। इसका मतलब इस बिंदु की दूरी और इस बिंदु के बीच की दूरी बराबर होंगी, ये हमें प्रश्नानुसार कहा गया है। तो हम क्या करेंगे कि इसे इन दोनों की दूरी निकाल लें और इन दोनों की दूरी निकाल लें, फिर इस दोनों से k का मान निकल आएगा। देखिए, यहाँ पे हम इसे x1 माने, इसे x2, इसे y1 माने, इसे y2, इसे x1 माने, इसे x2, इसे y1 माने, y2। ठीक है, तो दूरी के सूत्र से हम निकाल लेंगे कि x की जगह 3 - 0 का स्क्वायर और प्लस k - 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। दूरी निकालने का फॉर्मूला यही होता है। यहाँ पे देखिए, k - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए, जब राशियाँ दोनों बराबर में हैं तो दोनों पे वर्ग लगा हुआ है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि दोनों राशियों का हम स्क्वायर कर देते हैं।
या फिर आप ऐसे समझिए कि दोनों साइडों से ये वर्गमूल हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ बचेगा 3 में से 0 या 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस यहाँ पे k माइनस 2 का स्क्वायर, इसे खोल लीजिए, k माइनस 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो k स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2ab करेंगे 2 दूनी 4 और k यानी कि 4k आ जाएगा। ठीक है, हमने इसे सोल्व किया यहाँ पे तो ये आ गया बराबर। यहाँ से देखिए इसे खोलेंगे तो ये k माइनस 0 यानी k का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा k स्क्वायर और प्लस 5 में से 2 गए 3 बचेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 9 दोनों साइड है या फिर देखिए इसे ऐसे समझ लीजिए आप कि इसका हम पक्षांतरण कर लेते हैं कि देखिए या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, जब बराबर में राशियाँ होती हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो सकता है। अगर आप इसे ऐसे नहीं समझ सकते तो आप इसे समझ लीजिए इसे कि हम इसका पक्षांतरण कर लेंगे, इन सारी राशियों को एक तरफ ले आते हैं। तो ये 9 प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k और इसे k को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा k स्क्वायर और 9 को इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इधर बच जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस का 9 माइनस का 9 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 9 में से 9 गए 0 हो गया। k स्क्वायर प्लस का है, k स्क्वायर माइनस का, ये भी 0 हो जाएगा। तो आप इसे वहाँ पे भी सीधे सीधे काट सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बच गया, माइनस के 4k और प्लस 4, बाकी सभी राशियाँ कट चुकी हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास कि 4 बराबर, इसका पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के, उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 4 बराबर 4k, तो k का मान क्या आ जाएगा, k का मान आ जाएगा 4 बटे इसे इसका भाग देंगे तो 4 आ गया, यानी कि k का मान आ गया हमारे पास 1, या फिर इसे लिख सकते हैं कि k बराबर 1, k बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई दोनों की दूरियां निकाल लीजिए, दोनों के रिलेशंस आप जब करेंगे तो यहाँ पे k का मान समीकरण बन जाएगी और k से फिर इसका मान आ जाएगा k बराबर 1। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कहा गया है कि आपको कोई दो बिंदु दिए गए हैं P और Q, आपको सिद्ध करना है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, और जहाँ पे O जो है वो मूल बिंदु है। वो क्या है, मूल बिंदु है। आप जानते हैं कि मूल बिंदु के, हम जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0। हम जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक यानी कि जहाँ पे दोनों अक्ष काटते हैं ये मूल बिंदु कहलाता है, और यहाँ पे x और y का जो मान होता है वो 0 0 होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इस मूल बिंदु से P की दूरी और इस मूल बिंदु से Q की दूरी ये निकालनी है, और जब आप उसे दोनों को जोड़ेंगे तो उसका मान इसके बराबर आना चाहिए, यही हमें सोल्व करना है। तो देखिए OP बराबर क्या होगा, OP बराबर होगा कि 0 यानी कि 0 माइनस A कोस थीटा का स्क्वायर, यानी कि x1 माइनस x2 कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद प्लस 0 y का मान माइनस B साइन थीटा इसका स्क्वायर का अंडर रूट, इसका अंडर रूट, ये क्या आएगा OP। ठीक है, हमें क्या चाहिए, इसका OP का स्क्वायर चाहिए, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो OP का जब स्क्वायर करेंगे तो ये इधर से ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे माइनस A कोस थीटा है, इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा यहाँ से आ जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पे है 0 माइनस B साइन थीटा, यानी माइनस है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, B साइन थीटा B साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास OP का जो मान आया वो क्या आ गया, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी यहाँ पे ये B स्क्वायर होगा,
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, ओ क्यू, अब हमें करना है ओ क्यू का स्क्वायर, या फिर देखिए ओ क्यू, तो ओ क्यू बराबर क्या होगा, सेम वैसे ही जैसे कि हमने इस क्वेश्चन को ओ पी दूरी निकाली है, वैसे ही हम ओ क्यू की दूरी निकालेंगे। 0 माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, ए साइन थीटा का स्क्वायर प्लस, अब फिर 0 माइनस बी कोस थीटा, यानी 0 माइनस बी कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, हमने किससे किया है, वो उसी फॉर्मूले से जो दूरी निकालते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर का अंडर रूट, इससे हमने इनकी दूरियां निकाल ली हैं OP और OQ की। अब चूंकि हमें OQ स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब जब इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे OQ स्क्वायर का, तो ये वर्गमूल हट जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए ए साइन स्क्वायर थीटा, तो ए का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ से देखिए क्या आएगा, प्लस 0 माइनस बी कोस स्क्वायर, माइनस बी कोस थीटा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर और कोस थीटा। ठीक है, हमने दोनों दूरियां निकाल ली हैं, एक यहाँ से आ गया और एक दूसरा यहाँ से। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, या आप इसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट और इसे नाम दे सकते हैं सेकंड। ठीक है, अब फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर तो क्या आएगा कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर, इसे जोड़ लीजिए, ये आएगा देखिए ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ OP स्क्वायर का मान रख दिया हमने, फिर अब OQ स्क्वायर का मान रखेंगे। OQ स्क्वायर का क्या है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें से कि यहाँ पे इन दोनों को ए स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये देखिए ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से ए स्क्वायर को साथ लिख लेते हैं ताकि कॉमन आ जाएगा थीटा प्लस, अब देखिए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। कितना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से इन दोनों में से स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और प्लस यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, ये आप जानते हैं कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, यानी कि 1 को जब इससे गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर रहेगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर रहेगा, तो हमारा मान आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था कि इन दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो उसका मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो सेम वैसे ही है कि हमें सिर्फ मूल बिंदु से उन दोनों बिंदुओं की दूरी निकाल लेंगे और उनका जब योग करेंगे तो उसका मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, इन दोनों की दूरियों के वर्गों का योग। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कहा गया है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0 0 और 3√3 हैं तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि यह कोई एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, इसका एक बिंदु हमें दिया गया है 0 0 और दूसरा बिंदु दिया गया है 3√3।
और हमने मान लिया कि जो तीसरा जो बिंदु है उसके जो बिंदु होंगे वो x और y है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें इस बिंदु का मान निकालना है कि x और y के मान यहाँ कितने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होगी। इसलिए हम क्या करें कि इन दोनों दूरियों को निकाल लें, वो दोनों बराबर होंगी। किस दूरी के बराबर? दूसरी इस ए बी की दूरी के बराबर होगी। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ए जो है वो है 0 0, बी जो है वो है 3√3 और सी जो बिंदु है वो है x y। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि किसी त्रिभुज ABC में बिंदु A है वो 0 0 है और बिंदु B है वो 3√3 है और बिंदु C जो है वो x y है। इसलिए हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए चूंकि समबाहु त्रिभुज में AB बराबर BC बराबर CA होगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे कि A से B की दूरी निकालेंगे, B से C की दूरी निकालेंगे और A से C की दूरी, और उसके बाद हम x और y के मान निकाल लेंगे। तो देखिए AB का मान कितना होगा? AB का मान कितना होगा? यानी कि हम x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट करें। तो देखिए हमारे पास x2 का मान कितना है? 3 माइनस x1 का मान 0, इसका स्क्वायर करें, प्लस y2 का मान कितना है? √3 और माइनस 0, इसका स्क्वायर करें और इसका अंडर रूट। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस यहाँ पे √3 है, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल यानी कि हमारे पास आ गया √12। किसका मान आ गया? ए बी का मान आ गया। ए बी का मान कितना है हमारे पास? 12। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं बी सी। बी सी निकालेंगे तो बी सी बराबर बी सी, तो यहाँ पे देखिए बी की जगह होगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे पास बच गया ए बी बी सी और सी ए जो होगा वो भी हम निकालें। सी ए जो होगा वो होगा x माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इसे हम सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास ए बी बी सी और सी ए तीनों के मान आ जाएंगे, फिर हम दो के हिसाब से x और y के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6x, इसे सोल्व करने पे माइनस 6x ही आएगा, प्लस इसे सोल्व करेंगे तो आएगा y स्क्वायर और प्लस 3 और माइनस 2√3y। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा और ये इसका अंडर रूट। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ से आएगा y स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब चूंकि तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो तीनों के स्क्वायर भी बराबर होंगे। तीनों अगर भुजाएं बराबर हैं तो तीनों के स्क्वायर भी बराबर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। तो देखिए हम संबंध निकाल लेंगे आपस में। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखिए ए बी बराबर होगा इससे सी ए के बराबर होगा और
BC के बराबर होगा। ठीक है, अतः देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बराबर होगा 12 अंडर रूट के, और इसे हम अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। ठीक है, इसी तरीके से ये और ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो इसे भी लिखा जा सकता है कि x स्क्वायर प्लस 9, और देखिए यहाँ पे 3 है और ये 9 है, तो इसे लिख सकते हैं 12 प्लस 12, और माइनस 6x, इसे लिखा जा सकता है माइनस 6x, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 2 अंडर रूट 3 वाई बराबर किसके होगा, ये किसके बराबर होगा, ये भी दोनों भुजाओं में से किसी के भी बराबर होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 12। तो इससे भी ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 12 और यहाँ से आ जाएगा ये। ठीक है, ये दो समीकरणें बन गई हमारे पास। इन दोनों समीकरणों से, एक तो ये और एक ये, इन दोनों समीकरणों से हम x और y का मान निकाल लेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या संबंध आ गया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 के है, और ये x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 वाई बराबर 12। इसका मतलब कि ये दोनों जो समीकरणें होंगी ये भी आपस में बराबर होंगी, तो इन दोनों को बराबर लिख के और हम x और y का मान निकाल लेंगे। देखिए इधर निकालते हैं उसे। देखिए इसे लिखेंगे हम कि x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 वाई बराबर किसके होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। समझ में आ गया कि भाई जब दोनों ये इसके बराबर है 12 और ये भी 12 के बराबर, इसका मतलब ये भी आपस में बराबर होंगे, तो हमने इन्हें बराबर लिख लिया है। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उधर 12 0 बच गया, और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया देखिए यहाँ पे 12 माइनस 6x और माइनस 2 अंडर रूट 3 वाई बराबर 0। तो देखिए यहाँ से हमारे पास आ गया 12, और देखिए इसे और शॉर्ट रूप में लिखा जा सकता है, यदि हम 2 का भाग तीनों में दे दें तो यहाँ से आएगा 6 और माइनस यहाँ से आएगा 3x और यहाँ से आएगा अंडर रूट 3 वाई बराबर 0। अब देखिए x का मान यहाँ से निकालेंगे हम, तो x का मान निकालेंगे तो ये देखिए इसे लिखा जा सकता है 6 माइनस 3 अंडर रूट 3 वाई बराबर 3x। 3x को उधर पक्षांतरित करेंगे तो ये 3x हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा, देखिए इसका भाग इसमें दे देंगे, तो 6 माइनस अंडर रूट 3 वाई बटे 3, ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया, x का मान आ गया। अब ये x का मान हम इस समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारे पास y का मान निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो देखिए 6 माइनस अंडर रूट 3 वाई बटे 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 12। ठीक है, समीकरण 1 में हमने ये मान रख दिया है। तो देखिए अब यहाँ से क्या होएगा कि हम इसे सोल्व करते हैं, तो इसे सोल्व करेंगे तो a माइनस बी के स्क्वायर से कि 36 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और ये वाई स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 2ab करेंगे तो यानी 2, ये का मतलब 12, तो 12 अंडर रूट 3 वाई, इसे सरल करने पे हमें ये आ गया, और बटे इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12। ठीक है, इसका देखिए एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 9, यहाँ तक एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 36 प्लस 3 वाई स्क्वायर और माइनस 12 अंडर रूट 3 वाई और प्लस
यहाँ देखिए 1 है, 1 का भाग इसमें देंगे तो 9 आएगा, 9 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 9y² बराबर 12। अब देखिए जो 9 है ये इधर से जाके गुणा हो जाएगा, तो हम इस स्टेप और लिख लेते हैं कि ये आ जाएगा 36 प्लस 3y²। इसे सीधे लिख लीजिए, यहाँ पे 3y² है प्लस 9y² यानी 12y² और माइनस 12√3y बराबर 12 को जब 9 से गुणा करेंगे तो 108। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि हम 108 को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा कि 12y² माइनस 12√3y और यहाँ पे 36 प्लस 36 और माइनस 108 तो देखिए बराबर 0। ये एक समीकरण बन गई। अब देखिए इससे आगे वाला स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर देते हैं, इसे मिटा देता हूँ मैं। देखिए इस स्टेप को हम लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसे पहले सरल कर लीजिए। यहाँ पे ही तो ये आ जाएगा 12y² माइनस 12√3y प्लस 36 माइनस 108 तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस के 72 यानी कि 72 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास आ गया 12y माइनस 12√3y माइनस 72 बराबर 0। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई हमने उन दोनों समीकरणों से x का मान निकाल लिया, फिर x का मान जब हमने उसमें रखा तो एक समीकरण बन गई। अब इस समीकरण से हम y का मान निकाल सकते हैं। y का मान निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 12 से तीनों राशि कट रही हैं तो 12 का भाग देंगे तो यहाँ तो आ जाएगा y² है, यहाँ पे ये y² है तो ये आएगा y² माइनस √3y और माइनस 12 छक्की 72 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें कि हम इसे सोल्व कर लेंगे। अब इसके कोई भी दो पार्ट्स करेंगे, यदि हमें उन्हें जोड़ें तो √3y के बराबर आए और गुणा करें तो 6y² के बराबर आए। तो देखिए इसके जो पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, माइनस 2√3 और प्लस √3y। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो √3y आएगा और गुणा करते हैं तो 6y² के बराबर आएगा, माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इस स्टेप को देखिए यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए इसमें कॉमन आएगा y कॉमन आएगा तो यहाँ से y बचेगा और माइनस यहाँ से 2√3 बचेगा, 2√3 बचेगा, y कॉमन ले लिया। यहाँ से देखिए प्लस √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से y माइनस, और जब √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2√3 बचेगा, क्योंकि जब इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 को 3 से 3 और 3 को 2 से करेंगे तो 6, यही आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ से बन गया y प्लस √3 और y माइनस 2√3, इसलिए y बराबर हो गया माइनस √3 और y बराबर हो गया 2√3। ठीक है, हमने y के मान निकाल लिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि x में रख लेंगे यहाँ पे y का मान, जो यहाँ पे हमने y का मान रख लेंगे तो x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 से रखा था हमने तो यहाँ पे आया था 6 माइनस 3√y/3। आप समीकरण उसको दे दीजिए, समीकरण 3। अब यहाँ हम लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो y का मान जब रखेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या आएगा, x बराबर आ जाएगा 6 माइनस √3
y का मान कितना आया हमारा √3 माइनस √3 आया ना। तो देखिए माइनस √3 बटे 3। तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा 6 माइनस √3 को -√3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा +3 बटे 3, यानी कि ये हो गया 6 और 3 9 बटे 3, यानी कि आ गया हमारे पास 3। ठीक है। दूसरा देखिए, यदि हम y का मान ये रखें 2√3 तो कितना आएगा, तो x बराबर 6 माइनस √3 और 2√3 रखें तो इसका मान कितना आएगा, ये देखिए यहाँ पे आएगा 6 और माइनस 3 को 3 से गुणा करें 3 और 3 को देखें तो 6 और बटे 3, यानी कि आ जाएगा 0। तो इसका मतलब हमारे पास x का मान, जब y का मान हम यहाँ पे √3 लेते हैं माइनस √3 लेते हैं तो 3 आता है, इसलिए उसके जो शीर्ष होंगे वो 3 और माइनस √3 होंगे। यदि हम x का मान y का मान 2√3 लेते हैं तो x का मान 0, यदि x का मान 0 है तो y का मान 2√3 होगा। ठीक है। तो ये हमारे x और y यानी कि उस त्रिभुज के जो तीसरे बिंदु हैं उसके मान आ गए, या तो 3 माइनस √3 होगा या 0 2√3 होगा। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये, लेकिन बातें सिर्फ इसमें भी वही थी कि हमें 2 बिंदु दिए गए थे और तीसरा बिंदु हमें इसमें निकालना था। इस प्रकार यदि हमने y का मान -3 लिया तो x का मान 3 आया। इसका मतलब कि जो एक उसका जो शीर्ष बनेगा वो 3 माइनस 3 बनेगा, √3 बनेगा। यदि हम y का मान 2√3 लेते हैं, 2√3 लेते हैं तो x का मान 0 आता है, यानी कि उसका जो दूसरा शीर्ष बनेगा वो ये बनेगा 2√3, यही उसका आंसर होगा। ठीक है। तरीका वही है, सिर्फ इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी थी, चीज़ें वही थी कि यदि आपको 2 शीर्ष दिए गए हैं तो तीसरा भी आप निकाल सकते हैं। तो आपकी जो प्रश्नावली ये थी 9.1 वो कंप्लीट हो चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको काफ़ी अच्छे ढंग से ये समझ आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कहीं पे प्रॉब्लम्स आई है तो आप उसे एक बार रिवाइज करके देख लें, तो आपको जो भी कहीं पे डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल और मददगार रही होगी।